क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि एक औरत जिस पर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को ठिकाने लगाने का आरोप हो, वो खचाखच भरी अदालत में जज के सामने ऐसी जिद पकड़ ले कि साहब, मुझे चाहे फांसी दे दीजिए, लेकिन मरने से पहले एक बार मुझे मेरे प्रेमी से ज़रूर मिलवा दीजिए। सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का है, जहां एक घटना ने पूरे इलाके के लोगों का कलेजा कपा दिया। उस सुबह नज़ारा कुछ ऐसा था कि देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखें भर आए। गांव के बाहर एक आम के बगीचे में केशव की लाश पड़ी हुई थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। वहां मौजूद लोगों की भारी भीड़ के बीच उसकी पत्नी सरिता दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वो बार बार अपने पति के बेजान शरीर से लिपट जाती और चिल्लाती, अरे कोई तो बताओ, मेरे पति को किसने मारा? मेरे सीधे साधे पति की किसी से क्या दुश्मनी थी? मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। सरिता का रोना धोना इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला था कि वहां खड़ा हर शख्स अपनी आंखें पोंछने लगा। किसी के मन में दूर दूर तक यह शक नहीं आया कि जो पत्नी इस वक्त समाज के सामने आंसुओं का सैलाब बहा रही है, उसी ने चंद घंटों पहले अपने ही हाथों अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। कुछ ही देर में वहां पुलिस की टीम पहुंची और गांव के लोग भी सरिता को ढांढस बंधाने में जुटे थे। सरिता ने रोते रोते पुलिस को बयान दिया कि उसके पति रात को बाजार सामान लेने निकले थे और फिर वापस नहीं आए। उसने मासूमियत का ऐसा मुखौटा पहन रखा था कि पूरा इलाका उसके समर्थन में खड़ा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नज़रों से अपना गुनाह छुपाना उसके बस की बात नहीं होती। सरिता को लगा था कि उसके ये दिखावटी आंसू उसके काले कारनामों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, लेकिन वो ये भूल गई थी कि सच ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है। इस खौफनाक साजिश की पूरी सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इस हंसते खेलते परिवार में नफरत के बीज कब और कैसे बोए गए थे। केशव बेहद सीधे साधे और मेहनती इंसान थे, जो एक प्राइवेट कंपनी में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। सरिता गांव के सीधे साधे माहौल से नफरत करती थी और उसे शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी और रोमांच पसंद था। इसी दौरान घर में रंगाई पुताई का काम करने आए एक नौजवान नरेन से सरिता की आंखें ऐसी लड़ी कि दोनों लोकलाज की सारी दीवारें लांग गए। नरेन बेहद चालाक और पैसों का लालची था। दोनों प्रेमी प्रेमिका दिन भर फोन पर बातें करते, छुप छुप कर मिलते और धीरे धीरे सरिता अपने प्रेमी नरेन के प्रभाव में पूरी तरह आ गई। जब केशव काम के सिलसिले में घर से बाहर होते, तब इन दोनों की खूब पटती। लेकिन असली आग तब लगी जब केशव ने बाहर का काम छोड़ दिया और वापस गांव में ही रहकर कोई छोटा मोटा व्यापार करने का फैसला किया। केशव के गांव में रहने के फैसले ने सरिता की आज़ादी पर पूरी पाबंदी लगा दी। वो अपने प्रेमी नरेन से मिलने के लिए तड़पने लगी। उसे अपना पति अब जीवन साथी नहीं, बल्कि अपने और नरेन के बीच की सबसे बड़ी दीवार लगने लगा था। जब केशव को पत्नी के इस बदले हुए बर्ताव और फोन पर व्यस्त रहने की भनक लगी, तो उन्होंने सरिता को टोकना शुरू कर दिया। बस यहीं से सरिता के मन में अपने पति के लिए इतनी नफरत भर गई, जिसने मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी और उसने नरेन के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बनानी शुरू कर दी। दिन बीतते जा रहे थे और सरिता के सर पर अपने प्रेमी नरेन के साथ भागने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का भूत सवार होता जा रहा था। केशव की मौजूदगी की वजह से नरेन का सरिता से मिलना जुलना और फोन पर खुलकर बातें करना भी दूभर हो गया था, जिससे सरिता अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी थी। घर में छोटी छोटी बातों पर खटपट होने लगी थी और सरिता आए दिन अपने पति को ताने मारती कि तुम्हारी कम कमाई ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। सीधे साधे केशव उसकी कड़वी बातों को भी चुपचाप सह लेते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी प्यार से काटने के सपने देख रहे हैं, वो अब उनकी जिंदगी खत्म करने का नक्शा तैयार कर रही है। एक शाम नरेन ने सरिता के गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बुलाया और तल्ख लहजे में कहा कि जब तक तुम्हारा पति जिंदा है, वो हमें कभी एक नहीं होने देगा और ना ही तुम्हें संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। हम दोनों अपनी जिंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाएंगे। नरेन के दिमाग में चल रही यह साजिश सरिता के मन में भी जहर घोलने लगी। लालच और वासना में डूबी सरिता को अब अपने पति में जीवन साथी की बजाय
अपनी आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगा। आखिरकार एक रात नरेन ने सरिता से साफ शब्दों में कह दिया, अब और इंतजार करने का वक्त नहीं है। अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है तो केशव को रास्ते से हटाना ही होगा। आखिरकार सरिता ने अपने पति के खिलाफ एक भयानक साजिश को अपनी सहमति दे दी। साजिश को अंजाम देने के लिए सरिता और नरेन ने मिलकर एक ऐसी योजना तैयार की जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने तय किया कि इस कत्ल को एक सामान्य हादसे या किसी अज्ञात बदमाश के हमले का रूप दिया जाएगा, ताकि पुलिस का शक कभी भी पत्नी पर न जाए। सरिता अपने पति की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने लगी थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि केशव हर शनिवार की रात को कस्बे की मंडी में सामान लेने पैदल ही जाते थे और वहां से लौटते समय बगीचे वाले शांत रास्ते से अकेले आते थे। उस हफ्ते के शनिवार का दिन ही दोनों ने इस काले कारनामे के लिए चुना। सरिता ने उस दिन सुबह से ही नरेन के साथ लगातार फोन पर संपर्क बनाए रखा। वो दोनों कोडवर्ड में बात कर रहे थे ताकि अगर कोई उनकी बात सुन भी ले तो उसे समझ में ही ना आए। उस रात सरिता ने कम से कम 25 बार नरेन से बात की थी। रात के करीब 8 बजे जब केशव हमेशा की तरह झोला लेकर बाजार के लिए निकले तो सरिता ने तुरंत नरेन को कॉल करके इशारा कर दिया कि शिकार अपने रास्ते पर निकल चुका है। उधर नरेन पहले से ही बगीचे के उस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर घात लगाए बैठा हुआ था, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। घर पर सरिता ने पूरी तरह सामान्य दिखने का नाटक शुरू कर दिया था। वो बच्चों को सुलाने लगी और पड़ोस की एक महिला को घर बुलाकर गप्पे मारने लगी ताकि उसके पास एक पुख्ता बहाना रहे कि वारदात के समय वो अपने घर पर ही मौजूद थी। सरिता बाहर से भले ही शांत दिख रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही दूरी पर उसके पति की जिंदगी का आखिरी समय गिना जा रहा है। रात के लगभग 9:30 बजे का समय रहा होगा जब केशव बाजार से सामान खरीदकर बगीचे वाले सुनसान रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से नरेन निकलकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। केशव ने उसे पहचान लिया और बड़ी ही सादगी से पूछा, अरे नरेन भाई, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? नरेन ने बड़ी चालाकी से केशव को अपनी बातों में उलझा लिया और कहा, अरे केशव भाई, आज बहुत दिन बाद मिले हैं, चलो कहीं बैठकर 2 घूंट लगा लेते हैं। केशव सीधा साधा बंदा था। उसने सोचा पुराना परिचित है तो मना क्यों करना। नरेंद्र उसे बगीचे में ले गया और वहां उसने केशव को इतनी ज्यादा शराब पिला दी कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने की हालत में भी नहीं रहा। जब केशव नशे में धुत होकर पेड़ के नीचे गिर गया तो नरेन ने तुरंत सरिता को फोन मिलाया और कहा कि काम हो गया है, वो अब हिलने की हालत में भी नहीं है, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। सरिता ने जैसे ही ये सुना वो दबे पांव पिछले दरवाजे से बगीचे की ओर निकल गई। जब वो मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति बेहोश पड़ा है, पर पति को इस हाल में देखकर भी सरिता का दिल नहीं पसीजा, बल्कि पकड़े जाने के डर और अपने प्यार को पाने की चाहत में उसने खुद नरेन के साथ मिलकर केशव पर भारी पत्थर से कई वार किए। केशव ने खुद को बचाने की कोशिश तो की, पर शराब के नशे ने उसे बिल्कुल बेबस कर दिया था। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि केशव के शरीर में अब कोई हरकत नहीं बची है तो दोनों उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल गए। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, बगीचे के पास से गुजरने वाले कुछ ग्रामीणों की नजर केशव के शव पर पड़ी। देखते ही देखते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गया। सरिता भी रोने का ढोंग करते हुए वहां पहुंची और अपने पति की लाश से लिपटकर इस कदर विलाप करने लगी कि देखने वालों का कलेजा कांप गया। वो अपनी छाती पीटती और चिल्लाती कि तुम तो सही सलामत गए थे, फिर ये क्या हो गया। उसने पुलिस के सामने रोते हुए बयान दिया कि उसके पति की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बहुत सीधे साधे आदमी थे। सरिता ने खुद को बचाने के लिए गांव के प्रधान और मीडिया के सामने खूब नौटंकी की और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि कातिलों को तुरंत ढूंढकर फांसी की सजा दी जाए। खुद कातिल होकर कातिल को ढूंढने का नाटक करना, यह सरिता का सबसे शातिराना फैसला था। उसका यह सोचना था कि अगर वो खुद सबसे ज्यादा शोर मचाएगी तो कानून का शक कभी उस पर नहीं जाएगा। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई झूठी कहानियां गढ़ी
पर कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर को सरिता के इस जरूरत से ज्यादा नाटक करने पर कुछ संदेह हुआ, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर उसमें वो सच्चा दर्द नहीं दिख रहा था जो सुहागन के सुहाग उजड़ने पर होता है। पुलिस ने चुपचाप जांच का रुख बदला और सबसे पहले सरिता के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। जब साइबर सेल की मदद से सरिता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। बिना कोई वक्त गवाए पुलिस की एक विशेष टीम ने नरेंद्र को उसके ठिकाने से दबोच लिया। जब थाने में पुलिस ने नरेंद्र के सामने सरिता के साथ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन का पूरा डेटा रखा तो उसके हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। पुलिस की सख्ती के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं सका और रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने चिल्लाकर कहा कि साहब, मुझे माफ कर दो। इस पूरे कत्ल का मास्टरमाइंड मैं नहीं, बल्कि केशव की अपनी पत्नी सरिता है। उसी ने मुझसे कहा था कि जब तक केशव जिंदा है हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसने केशव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस खुलासे के तुरंत बाद पुलिस ने सरिता को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब सरिता को थाने लाकर नरेंद्र के सामने बैठाया गया तो पहले तो अपनी बेगुनाही पर रोती रही और मुकरती रही, लेकिन जैसे ही पुलिस ने नरेंद्र का कबूलनामा और दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग उसके सामने प्ले की, उसके पैर उखड़ गए। उसने फूट फूट कर रोते हुए अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि कैसे वो नरेंद्र के प्यार में पागल थी और केशव के घर आ जाने से वो उससे मिल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। जैसे ही ये खबर गांव में पहुंची, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जो लोग सुबह तक सरिता के साथ खड़े थे और उसके लिए आंसू बहा रहे थे, वो अब उसकी इस घिनौनी करतूत पर थू थू करने लगे। पत्नी के इस खूंखार रूप को देखकर हर कोई हैरान था। आखिरकार इस रूह कपा देने वाले मामले के फैसले का ऐतिहासिक दिन आ गया। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कटघरे में खड़ी सरिता और नरेंद्र के चेहरों से अब वो पुरानी चालाकी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा पेश किए गए वैज्ञानिक सबूतों को ध्यान से देखने के बाद इस हत्याकांड को समाज के लिए एक बदनुमा दाग करार दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि जो पत्नी अपने पति की जान सिर्फ वासना और लालच के लिए इस तरह निर्मम तरीके से ले सकती है, वो समाज के लिए खूंखार अपराधी है। अदालत ने सरिता और नरेंद्र दोनों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। जैसे ही कोर्ट का हथौड़ा टेबल पर पड़ा और सजा का ऐलान हुआ, सरिता फर्श पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी और चिल्लाने लगी, साहब मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसने अपना मानसिक संतुलन जैसे खो दिया था। यहीं पर उसने हाथ जोड़कर जज साहब से वो अजीब गुहार लगाई कि हुजूर, मुझे सजा मंजूर है, पर मुझे मरने से पहले एक बार मेरे प्रेमी नरेंद्र से अकेले में मिलवा दिया जाए। ये देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान था कि इतना सब हो जाने के बाद भी वो अपने प्रेमी के लिए रो रही है। लेकिन इन आंसू और पछतावे का कोई मोल नहीं था, क्योंकि जिस प्रेमी के लिए उसने अपना सुहाग उजाड़ा, वो प्रेमी पुलिस के सामने उसका नाम ले रहा था। इस पूरी घटना ने समाज को एक बहुत बड़ा और कड़वा संदेश दिया कि जब भी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के बीच कोई तीसरा आता है तो उसका अंजाम अक्सर ऐसे ही खूनी अपराध पर खत्म होता है। सरिता को लगा था कि वो बच जाएगी, पर उसकी खुद की साजिश ने ही उसे मिट्टी में मिला दिया। आज वो सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की सजा भुगत रही है और उसके बच्चों के सर से माँ की ममता और पिता का साया हमेशा के लिए जा चुका है और वो समाज के सहारे जीने को मजबूर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह की राह चाहे जितनी लुभावनी लगे, पर उसका अंत हमेशा तबाही और अंधेरे में ही होता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।